जनवरी की उस कड़कड़ाती ठंड में जब सारा शहर रजाई में दुबका था। मानसी की आंखें सुबह 5 बजे ही खुल गई थी। रसोई की ठंडी टाइल्स उसके पैरों में चुभ रही थी, लेकिन उसके दिल में जो टीस थी वो उस ठंड से कहीं ज्यादा गहरी थी। वह चूल्हा जलाती है, नीली लो के साथ उसकी यादें भी सुलगने लगती है। तभी भारी कदमों की आहट हुई। उसकी सास शारदा देवी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज में प्यार की जगह हमेशा एक अधिकार होता था। बहू सो रही है क्या? हाथ जरा जल्दी चला। आज मेरी रूपल आ रही है, उसे ताजा खाना पसंद है। ये नहीं कि तू बासी सब्जी उसके सामने परोस दे। और हाँ, आज संक्रांति है, उसे बाजार ले जाना है। कुछ अच्छा सा शगुन दिला दूंगी। बेचारी ससुराल में कितनी मेहनत करती है, यहाँ आएगी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए उसे। मानसी ने कढ़ाई में कुशुल चलाते हुए अपनी रुलाई छोंकी। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, कल रात से कमर में थोड़ा दर्द है, क्या दीदी के आने पर वो मेरी थोड़ी मदद कर देंगी? शारदा देवी ने जहर बुझी नजरों से उसे देखा। मदद? वो मेरी बेटी है, इस घर की मेहमान है। तू पढ़ाई लिखाई करके आई है तो क्या? तुझे ये नहीं पता कि मेहमान से काम नहीं कराया जाता? और तेरी कमर का दर्द, ये तो तेरा रोज का बहाना है। जब भी मेरी बेटी आती है, सुन, आज आलू पूरी और केसरिया खीर तैयार मिलनी चाहिए, और जरा ढंग के कपड़े पहन लेना, ऐसा ना लगे कि हमारे घर में कोई दुखियारी रहती है। मानसी खामोश रह गई। उसे पता था कि बहस करना बेकार है। यहाँ उसकी हर थकान ड्रामा थी और रूपल की हर फरमाइश हक था। दोपहर के करीब दरवाजे की घंटी बजी। रूपल अपने 2 भारी सूटकेस के साथ दाखिल हुई। शारदा देवी ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह कोई जंग जीत कर आई हो। मानसी चाय की ट्रे लेकर बाहर आई। उसके आज हल्के नीले रंग का सूट पहना था। ये सूट मानसी को उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर बड़े अरमानों से दिया था। रूपल की नज़र चाय पर कम और मानसी के सूट पर ज्यादा थी। उसने एक घुट भरा और बिना किसी भूमिका के बोली, भाभी, ये सूट तो बड़ा प्यारा है, कहाँ से लिया? रंग तो एकदम मुझ पर जचेगा। मानसी के हाथ का काम गए। दीदी, ये मेरी मम्मी ने दिया था, आज ही पहली बार पहना है। रूपल ने अपनी सास यानी शारदा देवी की तरफ देखा। शारदा देवी तुरंत दौड़ गई। अरे बहू, इतना क्या सोच रही है? रूपल का और तेरा साइज तो एक ही है, और वैसे भी तू तो रोज नए नए पहनती है। बेचारी रूपल के पास तो डंका का कुछ है ही नहीं। एक काम कर, अभी जाकर इसे बदल ले और अपनी ननद को दे दे। शगुन मानने से मानसी का मन हुआ कि वह चीख पड़े। शगुन के नाम पर उसकी भावनाओं की बलि दी जा रही थी। वो ऊपर गई, सूडू थारा और रूपल के हाथ में थमा दिया। रूपल के चेहरे पर जो जीत की मुस्कान थी, वह मानसी के कलेजे को चीर गई। दिन बीतते गए, लेकिन रूपल की मांगें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन मानसी ने अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए ऑनलाइन एक महरूम वेलवेट की साड़ी मंगवाई। वह साड़ी बहुत महंगी और मानसी के दिल के करीब थी। मानसी साड़ी को बिस्तर पर फैलाकर ऊपर छत पर कपड़े सुखाने गई। जब वो नीचे आई तो जो देखा उसने उसे स्तंभ कर दिया। रूपल आईने के सामने खड़ी होकर वही साड़ी पहन रही थी और पल्लू ठीक कर रही थी। रूपल, ये मेरी साड़ी है, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए मंगवाई है। मानसी की आवाज में नाराजगी साफ थी। रूपल ने बड़ी लापरवाही से पल्लू को झड़कते हुए कहा, तो क्या हुआ भाभी, कितनी सुंदर है। मुझे भी एक फंक्शन में जाना है, अब मेरा इंतजाम हो गया। आप कोई दूसरी आर्डर कर लेना, आपको तो भैया पैसे दे ही देते हैं। मानसी का पारा चढ़ गया। दीदी, ये आउट ऑफ स्टॉक है, मुझे दूसरी नहीं मिलेगी, कृपया इसे उतार दीजिए। तभी शारदा देवी अंदर आ गई। क्या तमाशा लगा रखा है बहू, एक साड़ी ही तो ली है, कोई जान तो नहीं मांग ली? मेरी बेटी का हक है इस घर पर, तू इतनी छोटी सोच की निकलेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। दिल बड़ा कर, वरना ये साड़ी पहनना तुझे भारी पड़ जाएगा। शाम को जब मानसी ने अपने पति अभ्य को ये सब बताया तो उसे उम्मीद थी कि अभ्य उसका साथ देगा।
लेकिन अभ्य ने बड़ी बेरुखी से कहा, मानसी वो मेरी इकलौती बहन है। तुम हर छोटी बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मैं तुम्हें दूसरी साड़ी के पैसे दे दूंगा। थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। मानसी उस रात अकेले में फूट फूट कर रोई। उसे एहसास हुआ कि इस घर में वो सिर्फ एक काम करने वाली मशीन है, जिसका अपना कोई वजूद, कोई पसंद और कोई अधिकार नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे रूपल की नज़र अब मानसी के सोने के झुमके पर पड़ती है। साजिश और गहरी होगी और मानसी के सब्र का बांध टूटने के करीब पहुंचेगा। साड़ी वाला जख्म अभी भरा भी नहीं था कि रूपल की लालची नजरों ने एक नया शिकार ढूंढ लिया। वो हफ्ता मानसी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। मानसी की चचेरी बहन की शादी का दिन नजदीक था। मानसी ने बहुत अरमानों से वह सोने के झुमके निकाले जो उसकी माँ ने अपनी वर्षों की जमा पूंजी से उसके पिछले जन्मदिन पर बनवाए थे। उन झुमकों की चमक में मानसी की माँ का आशीर्वाद और प्यार बसा था। शादी वाले दिन जब मानसी तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो गुलाबी रेशमी साड़ी और कानों में वह भारी झुमके उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंची, सोफे पर बैठी रूपल की नजरें मानसी के कानों पर जाकर ऐसे चिपक गई जैसे कोई भूखा शिकारी मांस का टुकड़ा देख ले। अरे वाह भाभी, ये झुमके तो बड़े ही लाजवाब हैं। जरा दिखाना तो, हाथ में लेकर देखना चाहती हूँ। रूपल ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा। मानसी का दिल दग से रह गया। उसे रूपल की फितरत पता थी। उसने कतराते हुए कहा, दीदी, ये मेरी माँ ने दिए हैं, बहुत भारी है, कान दुखने लगते हैं। तभी शारदा देवी हाथ में चाय का प्याला लिए वहां आई। अरे बहू, दिखाने में क्या हर्ज है, निकाल कर हाथ में दे। जरा मेरी बेटी भी तो देखें कि आजकल बाजार में क्या नया चल रहा है। मानसी ने भारी मन से झुमके उतारे और रूपल की हथेली पर रख दिए। रूपल ने पर भी इंतजार नहीं किया और तुरंत अपनी कानों की बालियां निकालकर वो भारी झुमके पहन लिए। मम्मी देखो, ये तो मुझ पर भाभी से भी ज्यादा जच रहे हैं, है ना? रूपल ने आईने में खुद को निहारते हुए कहा। शारदा देवी ने चहते हुए जवाब दिया, अरे मेरी बेटी तो है ही करोड़ों में एक, जो पहने उस पर खिल जाए। बहू देख तू, अब तेरी ननद में ये कितने सुंदर लग रहे हैं। मानसी के गले में जैसे कुछ अटक गया हो। वो बस इतना बोल पाई, हाँ दीदी अच्छे लग रहे हैं, अब दे दीजिए, मुझे शादी में जाना है। रूपल के चेहरे पर अचानक एक नकली उदासी छा गई। भाभी, कल मुझे भी एक करीबी दोस्त की पार्टी में जाना है। मैं सोच रही थी कि क्या पहनूंगी। अब तो मेरा इंतजाम हो गया। आप तो आज पहन ही रही है, कल के लिए मैं ले जाती हूँ, पहनकर वापस कर दूंगी। मानसी सन रह गई। दीदी, ये सोना है, मैं इसे किसी को नहीं देती। शारदा देवी की आवाज अचानक कड़क हो गई। बहू, ये क्या सोच है तेरी? क्या मेरी बेटी से चुरा लेगी? तू अपनी इकलौती ननद को एक दिन के लिए झुमके नहीं दे सकती। अभ्य, ओ अभ्य, जरा देख अपनी पत्नी के संस्कार। अब एक कमरे से बाहर आया और रोज की तरह बिना सोचे समझे बोला, मानसी दे दो ना, एक दिन की ही तो बात है, क्यों बेकार में मम्मी और दीदी का दिल दुखा रही हो। मानसी की आंखों में आंसू भर आए पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बिना झुमकों के ही शादी में गई, जबकि उसका मन उन झुमकों की सलामती के लिए डर रहा था। शादी बीत गई, हफ्ता बीत गया पर रूपल का कोई अतापता नहीं था। मानसी ने कई बार अभ्य से कहा पर अभ्य ने हर पर बार टाल दिया। अंत में मानसी ने खुद ही साहस जुटाया और सासू माँ से कहा, मम्मी जी, दीदी को आए हुए बहुत दिन हो गए, झुमके भी अभी तक वापस नहीं आए। मुझे किसी फंक्शन में जाने के लिए उनकी जरूरत है। शारदा देवी ने तुरंत रूपल को फोन लगाया, पर यह कोई दबाव वाला फोन नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। उन्होंने कहा, बेटा, बहू झुमकों के लिए बहुत शोर मचा रही है, तू कल आ जा। मैंने तेरे लिए 5 किलो गाजर का हलवा बनाने के लिए बहू को बोल दिया है। अगले दिन रूपल गाजर का हलवा खाने की खुशी में दौड़ती हुई आई। मानसी ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। दीदी, झुमके ले आई हैं ना आप? रूपल ने बड़े आराम से हलवे का चम्मच मुंह में डाला और बोली, अरे भाभी, वो तो घर पर ही रह गई, जल्दबाजी में भूल गई। और वैसे भी मेरी शादी की सालगिरह आ रही है,
आप मुझे हर साल गिफ्ट देती हो तो इस बार गिफ्ट कैंसिल कर दो। ये झुमके ही मैं रख लेती हूँ। वैसे भी मुझ पर ज्यादा अच्छे लगते हैं। मानसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? वह झुमके मेरी माँ की आखिरी बड़ी निशानी है। मैं उन्हें गिफ्ट में कैसे दे दूं? और सोना ऐसे नहीं मांगा जाता। शारदा देवी बीच में चिल्लाई। क्यों नहीं मांगा जाता? मेरी बेटी का हक है इस घर पर। तू अपनी माँ के मायके में तो लाखों लुटाती है, पर यहाँ अपनी ननद के लिए तेरा दिल इतना छोटा हो गया। अबे देख ले, अब तेरी पत्नी मेरी बेटी को लालची कह रही है। अबे ने भी आज सीमा पार कर दी। उसने मानसी से कहा, मानसी बस करो, एक झुमके के लिए इतना तमाशा, दीदी की सालगिरह है। अगर उन्हें पसंद आ गई तो दे दो ना, मैं तुम्हें नए बनवा दूंगा। मानसी को एहसास हुआ कि उसका पति उसके गहनों की नहीं बल्कि उसकी भावनाओं की भी कीमत नहीं समझता। वह चुपचाप रसोई में चली गई, पर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक अंगारा था। ऊपर शाम को वापस जाने के लिए तैयार हुई। वो बहुत खुश थी कि उसने सोने के झुमके हड़प लिए हैं। वह दरवाजे पर पहुंची और अपनी सैंडल ढूंढने लगी। मम्मी, मेरी सैंडल कहाँ गई? यही तो रखी थी। पूरे 5,000 की ब्रांड सैंडल थी मेरी। रूपल पागलों की तरह यहाँ वहाँ देखने लगी। मानसी धीरे से रसोई से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। क्या ढूंढ रही हो दीदी? रूपल ने चिल्लाकर कहा। अरे, मेरी सैंडल 5,000 की थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई चोर तो नहीं घुस गया? मानसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही तीखे और शांत स्वर में कहा। चोर नहीं आया दीदी, वो सैंडल मुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने अपने कमरे में छुपा कर रख ली। अब से वह मेरी हुई। रूपल का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बकवास है भाभी? मेरा सामान मुझे पसंद है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे सामान को बिना पूछे छुए भी। मानसी ने एक जोरदार ढाका लगाया जो पूरे घर में गूंज उठा। वाह दीदी, क्या गजब का दोहरा मापदंड है आपका। आपका 5,000 का सैंडल सामान है जिसे कोई छू नहीं सकता, और मेरी माँ के दिए हुए सोने के झुमके मुफ्त का माल थे जो आपने सालगिरह के नाम पर दबा लिए। मेरी 8,000 की साड़ी, मेरी कीमती सूट, सब आपने हक समझ कर ले लिया। तब आपकी तमीज कहाँ गई थी? शारदा देवी ने चिल्लाने की कोशिश की। बहु जुबान कमाल, आप चुप रहिए मम्मी जी। मानसी ने दहाड़कर कहा। अब तक आप बोल रही थी, अब मैं बोलूंगी। आपने अपनी बेटी को हक जताना सिखाया पर मर्यादा सिखाना भूल गई। अगर आपको लगता है कि इस घर में सिर्फ आपकी बेटी का दिल है और मेरा दिल पत्थर का है, तो आज से आप अपनी बेटी की सेवा खुद कीजिए। रूपल दीदी, अभी के अभी मेरे झुमके वापस मेज पर रखिए, वरना आपकी सैंडल तो क्या इस घर में रखा आपका एक एक सूटकेस में बाहर सड़क में फेंक दूंगी। रूपल पहली बार मानसी के इस रूप को देखकर कांप उठी। उसने डर और गुस्से में अपने बैग से झुमके निकाले और मेज पर पटक दिए। ये लो अपने झुमके, मेरे पास सोने की कमी नहीं है। मानसी ने झुमके उठाए और कड़वी आवाज में कहा, कमी तो है दीदी, संस्कार और शर्म की बहुत बड़ी कमी है आप में। और मम्मी जी, आज अपनी बेटी का छोटा दिल देख लिया। एक सैंडल के लिए भाभी को चोर बोल दिया, पर भाभी का सोना दबाने में इन्हें कोई बुराई नहीं लगी। शारदा देवी की जुबान को जैसे लकवा मार गया। अभी अभी एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। पहली बार उसे अपनी पत्नी के लिए स्वाभिमान की शक्ति का एहसास हुआ था। मानसी ने सैंडल उनके सामने फेंकी और अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। रूपल के उस दिन पैर पटकते हुए जाने के बाद घर में हफ्तों तक भारी सन्नाटा रहा। शारदा देवी ने मानसी से बात करना तो दूर उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। वह रसोई में आती, अपना खाना खुद बनाती और मानसी को ऐसे नजरअंदाज करती जैसे वह कोई अदृश्य साया हो। मानसी को लगा था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन वह बोल रही थी कि जख्मी नागिन और अपमानित सास कभी शांत नहीं बैठती। एक दोपहर मानसी ने सुना कि सासू माँ फोन पर रूपल से बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी। मानसी पानी लेने के बहाने रसोई के पास रुकी। चिंता मत कर बेटा,
शारदा देवी फुसफुसा रही थी। उस दिन उसने तुझे नीचा दिखाया था ना, अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो अपनी माँ के घर जाने लायक भी नहीं रहेगी। तू बस अगले रविवार को विकास के साथ आ जाना। मैंने अभ्य के कांड भरना शुरू कर दिया है। मानसी का माथा ठनका। उसने समझ लिया कि ये लोग अब सीधे टकराव के बजाय पीठ पीछे वार करने की तैयारी में हैं। पिछले कुछ दिनों से आबे का व्यवहार मानसी के प्रति बहुत रूखा हो गया था। वह घर आता तो मानसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। एक रात जब मानसी ने उससे पूछा कि वह परेशान क्यों है, तो अब भी भड़क उठा। परेशान ना हूं तो क्या करूं? मम्मी रो रो कर कहती है कि तुम उन्हें घर में नौकरानी समझती हो। और रूपल दीदी, उस दिन तुमने उनका जो अपमान किया, उसके बाद विकास जी ने उन्हें बहुत सुनाया है। उनकी गृहस्थी खराब हो रही है तुम्हारी वजह से। अभ्य ने चिल्लाकर कहा। मानसी हैरान रह गई। अभ्य, मैंने सिर्फ अपना सामान वापस मांगा था। क्या अपनी चीज पर हक जताना अपमान है? हक जताने का एक तरीका होता है मानसी। तुमने उसे चोर कहा। मम्मी कह रही है कि तुम अब इस गर्व को अपना नहीं मानती, और शायद तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। मन कहीं और भटक रहा है। ये शब्द मानसी के कान में तेजाब की तरह लगे। उसे समझ आ गया कि सासू माँ ने उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है, ताकि अभ्य की नजरों में उसे पूरी तरह गिराया जा सके। रविवार को रूपल और उसके पति विकास घर आए। माहौल में एक बनावटी मिठास थी। विकास, जो हमेशा शांत रहते थे, आज थोड़ा उखड़े हुए लग रहे थे। दोपहर के खाने पर शारदा देवी ने अपना मास्टर स्टॉक खेला। उन्होंने अपनी अलमारी से एक पुराना सोने का हार निकाला। वह हार जो खानदानी था और जिसे मानसी ने आज तक नहीं देखा था। ये लो रूपल, शारदा देवी ने सबके सामने कहा, ये हार तुम्हारी दादी का है। मैं चाहती थी कि यह इस घर की बड़ी बहू पहने, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस घर की बहू इस लायक नहीं है। वह तो अपनी ननंद को एक सैंडल तक नहीं दे सकती, तो ये कीमती हार वो क्या संभालेगी? ये आशीर तुम्हारा हुआ। रूपल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वो नाटक करते हुए बोली, नहीं मम्मी, भाभी बुरा मान जाएगी। पिछली बार झुमकों के लिए उन्होंने जो हंगामा किया था, मैं वह फिर से नहीं झेलना चाहती। विकास ने अचानक मेज पर हाथ मारा। बस बहुत हुआ। मानसी भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रूपल ने मुझे बताया कि आपने उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाला है, और मम्मी जी ने बताया कि आप इस घर की चीजें अपने मायके बेच रही हैं। क्या ये सच है? मानसी की आंखों में बिजली सी खो दी। वह चुपचाप उठी, अपने कमरे में गई और एक फाइल लेकर आई। उसमें वह फाइल विकास और अभ्य के सामने पटक दी। ये क्या है? अभ्य ने पूछा। ये बैंक स्टेटमेंट और घर की खर्चों की रसीदें हैं। मानसी ने बड़े शांत स्वर में कहा, पिछले 2 सालों से अब तुम्हारी सैलरी का आधा हिस्सा तुम्हारी बहन की ईएमआई भरने में जा रहा है। ये बात तुम मुझसे छुपाते रहे, और मम्मी जी, जो आप कह रही हैं कि मैं सामान मायके बेच रही हूँ। ये देखिए, ये उन गहनों की रसीदें हैं जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे, और जिन्हें रूपल दीदी ने एक दिन के लिए मांगा था और कभी वापस नहीं किया। इससे वह झुमके भी है, वह सोने की चैन भी है जो पिछले साल खो गई थी। मानसी ने रूपल की तरफ मुड़कर देखा। दीदी, जो हार मम्मी जी आपको दे रही हैं, वह जरूर ले जाइए, लेकिन उससे पहले मेरे उन 3 सालों के सोने के गहने वापस कर दीजिए जो आपके लॉकर में पड़े हैं। और विकास जी, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी के साथ बुरा हुआ है, तो जरा अपने बैंक का जॉइंट अकाउंट चेक कीजिए। पिछले महीने जो 500 रुपए आबे ने भेजे थे, वह आपके घर की मरम्मत के लिए नहीं, बल्कि रूपल दीदी की नई डायमंड रिंग के लिए थे। कमरे में मोर जैसा सन्नाटा छा गया। विकास ने हैरान होकर रूपल की तरफ देखा। रूपल, क्या ये सच है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे भाई ने वह पैसे उधार दिए हैं क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब थी। रूपल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। वो अपनी माँ की तरफ देखने लगी, लेकिन शारदा देवी ने खुद को बचाने के लिए अपनी नजरें फेर ली। मानसी ने अभ्य की आंखों में देखा। अभ्य, रिश्ता सिर्फ एक तरफ से नहीं चलता। अगर तुम अपनी बहन के झूठ
और अपनी माँ के पक्षपात को प्यार समझते हो तो तुम गलत हो। मैं इस घर की बहू हूँ। कोई फायदा नहीं। अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो ये रसीदें और ये सारे सबूत लेकर मैं आज ही पुलिस के पास जाऊंगी और घरेलू प्रताड़ना का केस दर्ज कराऊंगी। अभ्य जैसे नींद से जागा। उसने अपनी माँ और बहन के चेहरों पर वो लालच और डर देखा जो उसने आज तक नजरअंदाज किया था। दीदी अभी के अभी वो हार मम्मी को वापस कीजिए, अभय ने सख्ती से कहा, और विकास जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको सच नहीं बताया। मानसी सही कह रही है। रूपल ने इस घर को सिर्फ एक बैंक समझा है। विकास ने रूपल का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से। और मम्मी जी आपका शुक्रिया कि आपने अपनी बेटी को इतना बड़ा लालची बनाया। आज से हम अपने दम पर जिएंगे, आपके और अबे के टुकड़ों पर नहीं। ऊपर रोते हुए पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। शारदा देवी अपने ही बुले हुए जाल में फंस गई थी। उनके पास अब ना बेटी का साथ था, ना बेटे का भरोसा। मानसी ने शांति से रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। उसे पता था कि अब उसे किसी सैंडल या झुमकों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना अस्तव और अपना घर दोनों बचा लिए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।